आज हम एक बहुत ही उलझे हुए शैडो वॉर यानी एक तरह के छद्म युद्ध की बात करने वाले हैं और कोशिश करेंगे कि इसके हर पहलू को आसानी से समझ सकें। तो धुएं और आईनों के इस खेल में, इस वॉर में असल में जीत किसकी हो रही है? देखिए, इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट में ना सच सबसे पहले मारा जाता है। इन्फॉर्मेशन खुद एक हथियार है और इसी वजह से ये पता लगाना कि कौन जीत रहा है लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। एक तरफ तो हमें ऑफिशियल बयान सुनने को मिलते हैं कि बड़े बड़े मिलिट्री हमले हुए हैं, टॉप लीडर्स को निशाना बनाया गया है, लेकिन दूसरी तरफ ज़मीनी हकीकत बिल्कुल अलग है। हर तरफ गलत जानकारी, फेक न्यूज़ और अब तो एआई से बनी वीडियोज़ भी। इसे ही कहते हैं फॉग ऑफ वॉर, मतलब युद्ध का वो घना कोहरा जहां सच और झूठ में फर्क करना ही मुश्किल हो जाए। कुछ भी पक्का नहीं कह सकते। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस जंग की जो हमें दिखाई नहीं देती, एक अदृश्य युद्ध क्षेत्र की। ये वो लड़ाई है जो हेडलाइन से कोसों दूर लड़ी जा रही है, जहां जासूसी और घुसपैठ कभी-कभी मिसाइलों से भी ज्यादा खतरनाक साबित होती है। तो सवाल ये है कि किसी बंद समाज के अंदर आखिर घुसपैठ की कैसे जाती है? मोसाद जैसी एजेंसीज का एक 3 स्टेप का प्लेबुक है और ये बिल्कुल एक साइकोलॉजिकल गेम जैसा है। सबसे पहले वो ऐसे किसी इंसान को ढूंढते हैं जो अपने समाज से कटा हुआ, अलग थलग महसूस कर रहा हो। फिर उसे एक ऐसा ऑफर दिया जाता है जिसे कोई मना ही ना कर पाए, मतलब विदेश में एक नई जिंदगी का सपना। और आखिर में वो अपने ही प्रवासी लोगों का इस्तेमाल करते हैं ताकि उनके एजेंट्स वहाँ की भाषा, वहाँ के कल्चर में ऐसे घुल मिल जाएं कि कोई उन्हें पहचान ही ना सके। और यहीं पर एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है जो सुनने में थोड़ी उल्टी लगेगी। वो ये कि कोई समाज जितना ज्यादा बंद और पाबंदियों से घिरा होता है ना, उसमें सेंध लगाना उतना ही आसान हो जाता है। सोचिए, जब लोग पूरी दुनिया से कटे हुए हों तो आज़ादी का एक छोटा सा वादा भी उनके लिए बहुत बड़ा लालच बन जाता है। अब सवाल ये उठता है कि हम जीत को मापते कैसे हैं? क्या सिर्फ ये गिन लेना काफी है कि कितने ठिकाने तबाह हुए? शायद नहीं। ये समझने के लिए कि असली विनर कौन है, हमें दोनों पक्षों के एंड गेम को, उनके असली मकसद को समझना होगा। देखिए, ये कोई पारंपरिक जंग नहीं है। इसे ऐसे समझिए कि दो टीमें एक ही गेम खेल रही हैं, लेकिन दोनों के लिए रूल्स बिल्कुल अलग-अलग हैं। इसी को कहते हैं असिमेट्रिक विक्ट्री, यानी एक ऐसी जीत जहां दोनों पक्षों के लिए जीतने का मतलब ही अलग हो। और यही इस पूरे खेल का सबसे अहम पॉइंट है। ईरान के लिए जीत का मतलब है बस टिके रहना। जब तक उनकी हुकूमत कायम है, वो अपनी नज़र में जीत रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल के लिए तेहरान में सत्ता बदलने के अलावा कुछ भी हार ही माना जाएगा। ये एक तरह से सब कुछ या कुछ नहीं वाला दाव है। चलिए, अब जरा नजर डालते हैं कि इस कॉन्फ्लिक्ट का असर दुनिया भर में कैसे पड़ रहा है। इसकी लहरें सिर्फ मिडल ईस्ट तक ही सीमित नहीं हैं और इसकी वजह से कुछ ऐसे विनर्स और लूजर्स सामने आ रहे हैं जिनके बारे में शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा। इसका एक बड़ा और अनपेक्षित नतीजा क्या हुआ? खाड़ी देशों का अमेरिका पर से उठता भरोसा। उन्हें ये महसूस होने लगा कि अमेरिका की सिक्योरिटी गारंटीज में इजराइल को प्राथमिकता दी जा रही है और इस एहसास ने दशकों पुरानी दोस्ती में दरारें डाल दी और उन्हें लगा कि वो अकेले पड़ गए हैं। और देखिए, जब कुछ लोग हारते हैं तो कुछ को फायदा भी होता है। रूस का एनर्जी सेक्टर, उसे इस बाजार की अस्थिरता से काफी फायदा पहुंचा। अमेरिकी डिफेंस कंपनियां अपना पुराना स्टॉक क्लियर कर रही हैं और नए ऑर्डर ले रही हैं। और चीन, वो तो बस आराम से बैठकर ये सब देख रहा है, क्योंकि नतीजा कुछ भी हो, उसका दबदबा तो बढ़ना ही है। अब आते हैं अमेरिका की स्ट्रेटेजिक पोजीशन पर, और यहाँ हमें इतिहास खुद को दोहराता हुआ सा दिख रहा है। एक ऐसी गूंज सुनाई दे रही है जो हमें सीधे वियतनाम युद्ध की याद दिलाती है। अमेरिका ने जब सत्ता परिवर्तन यानी रिजीम चेंज का वादा किया तो उन्होंने अनजाने में अपने लिए ही एक जाल बुन लिया। उन्होंने जीत की एक ऐसी शर्त रख दी जिसे पूरा करना लगभग नामुमकिन है, और अब उस लक्ष्य से जरा सा भी कम कुछ भी दुनिया की नज़रों में एक बड़ी हार की तरह ही दिखेगा। और यही तो वियतनाम से मिला सबसे कड़वा सबक है। आप एक एक करके सारी लड़ाइयां जीत सकते हैं और फिर भी आखिर में जंग हार सकते हैं। मिलिट्री जीत का कोई मतलब नहीं रह जाता अगर आपका जो मेन पॉलिटिकल मकसद है वो पूरा न हो पाए। और अब आखिर में चलिए एक पल के लिए रोज की हेडलाइन से थोड़ा दूर हटते हैं और इस पूरे मामले को एक बहुत बड़े नजरिए से देखते हैं। बात करते हैं साम्राज्यों के चक्र की। देखिए, इतिहास हमें एक पैटर्न दिखाता है। बड़े बड़े साम्राज्यों का एक लाइफ साइकिल होता है जो करीब 70 से 120 साल तक चलता है। वो उठते हैं, अपनी ताकत के शिखर पर पहुंचते हैं और फिर उनका पतन शुरू हो जाता है।
अगर इस मॉडल को देखें तो अमेरिका का उदय सिविल वॉर के बाद शुरू हुआ और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद वो अपने पीक पर था। तो सवाल ये है कि आज हम इस साइकिल में कहाँ खड़े हैं? तो ये हमें एक आखिरी और बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या ये जो कुछ भी हो रहा है वो महज एक और रीजनल कॉन्फ्लिक्ट है, या फिर हम अपनी आंखों के सामने एक साम्राज्य के आखिरी अध्याय को देख रहे हैं? क्या ये दुनिया के पावर बैलेंस में एक बहुत बड़े ऐतिहासिक बदलाव की आहट है? इसका जवाब तो खैर वक्त ही देगा।